बच्चों, अब वो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए मैं इसमें बाकी का हिस्सा दूसरी वीडियो में बना रही हूँ। आप दोनों वीडियो को अच्छी तरह से देखें। अब यहाँ तक हमने पढ़ लिया था कि बस लेखक को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि ये बस चलेगी। तो उनके जो डॉक्टर मित्र थे, उन्होंने उन्हें बताया कि यह बस चलेगी और हमें अपनी मंजिल पर ज़रूर पहुँचाएगी। अब उसके बाद जो मित्र उन्हें छोड़ने आए थे, वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदाई दे रहे हों, है ना? उन्हें भी शक हो रहा था, इसलिए वह ऐसी नज़रों से देख रहे थे कि जैसे कि पता नहीं फिर मिलेंगे कि नहीं। उनकी आँखें कह रही थी कि ज़िंदगी में लोगों का आना-जाना तो लगा ही रहता है, लोग पैदा होते हैं और मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। आदमी के इस दुनिया से जाने का कोई न कोई एक निमित्त कारण बनता है। तो यहाँ पे लेखक अपने मन की बात कर रहे हैं कि उनके मित्र जब उन्हें छोड़ने आए तो उनको लग रहा था कि वो अपने दोस्त को अंतिम बार देख रहे हैं, क्योंकि इसके बाद जो है उनके मित्र जो है मुश्किल ही बच पाएंगे। अब उसके बाद ड्राइवर ने इंजन को स्टार्ट किया और बस शुरू हो गई। जब वो बस में जाकर बैठे तो ऐसा महसूस हुआ जैसे वो बस में नहीं बल्कि इंजन के ऊपर बैठे हैं, क्योंकि पूरी बस में इंजन की ही आवाज़ गूंज रही थी। बस की खिड़कियां थी, उस पर बहुत ही कम कांच थे और हवा भी पूरे जोरों से आ रही थी, और जो कांच बचे हुए थे वो टूटे फूटे थे, बुरी हालत में थे। यात्रियों को चोट लग सकती थी। अब वे तुरंत खिड़की के दूर खिसक गए, क्योंकि लेखक डर रहे थे कहीं उन्हें कोई चोट न पहुंचाए, इसलिए वह खिड़की के पास नहीं बैठे। इंजन चल रहा था, बस स्टार्ट थी। ऐसा महसूस हो रहा था कि जहां वे बैठे हैं उस सीट के नीचे ही इंजन लगा है और घर घर की आवाज कर रहा है, जो कि बहुत ही खतरनाक महसूस हो रहा था। अब बस इतनी पुरानी थी कि लेखक और उसके मित्रों को लगा कि भारत की आज़ादी के समय हुए असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन जो महात्मा गांधी जी ने चलाए थे की समय की होगी, यानी कि 1917 से लेकर के 1917 से 1920 तक के समय की होगी, यानी कि इतनी पुरानी बस। उन्होंने अनुमान लगाया केवल ये। इस तरह ही इस बस का हर हिस्सा पूरी तरह से सहयोग नहीं कर रहा था, अर्थात एक दूसरे का साथ नहीं दे रहा था। बस बहुत पुरानी थी, बहुत पुराने ज़माने से यह बस चली आ रही है। इस कारण इसकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि अब लेखक इससे यात्रा करने से डर रहे थे, क्योंकि उनके इंजन आवाज़ कर रहे थे, खिड़कियाँ टूटी हुई थी, एक एक पुर्जा जो है अलग अलग होकर के हिल रहा था। तो लेखक को उस बस में यात्रा करने से डर लग रहा था। बस की सीट थी और जो उसकी बॉडी आपस में साथ नहीं दे रही थी, है ना? पूरी बस हिल रही थी। तो अब उनको ऐसा लग रहा था जब वो सीट पे बैठे कि जो सीट है बॉडी को छोड़ कर के खिसक के आगे निकल गई है। कभी लगता है कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है, कभी ऐसा भी लगता है कि 8-10 मील चलने पर सारे अंतर मिट गए। लेखक को समझ नहीं आ रहा था कि हम बस की सीट पर बैठे हैं या सीट हमारे ऊपर बैठी हुई थी। मतलब बहुत ही बुरी दशा हो रखी थी बस की। अब उसके बाद अचानक बस में कुछ खराबी आ गई और वह रुक गई। बस की पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया था और पेट्रोल बहने लगा था। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसमें बगल में रखा और नली अर्थात एक पाइप के द्वारा इंजन में भेजने लग गए। मतलब सारा जुगाड़ वहां पे चल रहा था। अब उसके बाद लेखक आस लगाए बैठे कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के जो हिस्सेदार थे इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे। ऐसा लेखक को लगने लग गया था, क्योंकि जो कंपनी की बस के जो हिस्सेदार थे वह भी इसी बस में यात्रा कर रहे थे, और अब तो यही सोचा जा सकता है कि अब धीरे धीरे इस बस के इंजन को भी निकालकर जो हिस्सेदार है वो अपनी गोदी में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। इसके बाद फिर धीरे धीरे जो है बस की गति अब 15-20 मील हो गई, यानी कि बहुत धीमी गति से चलने लग गई। लेखक को उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा था, क्योंकि उसकी हालत ही ऐसी थी। अब तो उसके पेट्रोल की टंकी में भी छेद हो गया था। अब उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता था, कभी भी कुछ भी हो सकता था। ब्रेक फेल हो सकता था, स्टीयरिंग टूट सकता था, कुछ भी हो सकता था। मन में ख्याल आ रहे थे, जैसे उसके मन में भय था और जैसे उन्हें संदेह था कि वह बस शायद ही हमारे इस यात्रा को सफल करे। और जैसा उन्होंने सोचा था
जैसा उनके मन में डर था वैसा वैसा ही घट रहा था। यानी कि अब उन्हें बस पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं रह गया था। उनको लग रहा था न जाने कहाँ पे बस दुर्घटनाग्रस्त हो जाए और उनकी ज़िंदगी वहीं पे समाप्त हो जाए। जो दृश्य सामने आ रहा था जंगलों का, आसपास घने पेड़ों का, नदी तालाबों का, बहुत ही सुंदर दिख रहा था। जब उनकी खिड़की से वे देख रहे थे तो ये दृश्य बहुत ही अच्छे लग रहे थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे, चहचहा रहे थे। हाँ, तो जो थे चहचहा रहे थे पक्षी, जैसा कि बस की हालत खस्ता थी, लेखक डरा हुआ था। वह जब भी किसी पेड़ को आता सड़क के किनारे देखता तो वह उसे दुश्मन जैसा नजर आता। क्यों? क्योंकि ऐसा लगता था कि शायद बस पेड़ से टकरा सकती है, और जो भी पेड़ आता डर लगता है कि इससे बस टकरा जाएगी, और वह निकल जाता तो जान में जान आ जाती, और दूसरे पेड़ का इंतजार करने लगता। झील दिखती तो सोचता कि कहीं इसमें बस गोता लगा जाएगी अर्थात डूब जाएगी। तो जो चीजें भी रास्ते में जितनी चीजें भी आ रही थी उनको देख करके लेखक को बड़ा डर लग रहा था। अब फिर एक बार फिर से बस रुकी। फिर कुछ ना कुछ खराबी हुई। ड्राइवर ने बहुत कोशिश की पर वह चली नहीं। बस ने अपना विरोध जताना शुरू किया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे, बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो एक इत्तेफाक की बात है। इत्तेफाक का अर्थ है संयोग की बात है। ऐसा वैसा कभी इसके साथ कभी कुछ नहीं हुआ। यह तो आज ही पहली बार संयोग से हुआ है। ऐसा समय हो गया है कि बस के साथ कुछ खराबी आ रही है, वरना परेशान होने की जरूरत नहीं है। लोगों को समझा रहे हैं कंपनी के हिस्सेदार, बस के हिस्सेदार। कंपनी के हिस्सेदार ने भरोसा दिलाते हुए कहा, बस तो बहुत फर्स्ट क्लास है, यानी अच्छी अर्थात बहुत अच्छी हालत में है। यह डरने की बात नहीं है। ऐसा कभी कभी हो जाता है, यानी कि बस में कभी कभी खराबी आ जाती है। अब जैसा कि रात हो गई थी, चांदनी रात थी। अ, छी- हाँ, तो क्षीण चांदनी रात में पेड़ों की छाया के नीचे वह बस बड़ी बेचारी सी लग रही थी। बस जैसा कि रुक चुकी थी, अंधेरा हो चुका था और चांद की चांदनी में पेड़ों की छाया के नीचे वह बस खड़ी थी और बहुत ही बेचारी सी लग रही थी, क्योंकि उसकी हालत बहुत दयनीय थी। लगता है जैसे कोई बूढ़ी औरत थक कर बैठ गई हो। बस इस तरह से रुक कर खड़ी हो गई थी जैसे कोई बूढ़ी औरत थक कर बैठ जाती है। उन्हें अपने आप पर बहुत दुख हो रहा था कि बेचारी पर लद कर हम चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत, यानी कि अगर ये पूरी तरह से खराब हो गई, तो पूरी तरह से बेकार हो गई, तो इस सुनसान जगह में हमें इसकी अंतिम क्रिया करनी पड़ेगी। हमें इसका यही पर त्याग करना होगा, और अपने सफर कैसे पूरा करेंगे, इस सब की परेशानी लेखक के मन में चल रही थी कि अगर बस ठीक नहीं हुई तो फिर वो कैसे आगे जाएंगे। कंपनी के हिस्सेदार जो इस बस से यात्रा कर रहे थे, अब वो अपनी मदद करने लग गए थे। उन्होंने इंजन को खोला और कुछ सुधारा, बस आगे चली। इसके पश्चात बस आगे बढ़ी, उसकी चाल और भी कम हो गई। ऐसा लग रहा था कि जैसे पैदल यात्रा कर रहे हों। अब उसके बाद बस की हेडलाइट की रोशनी अब कम होने लगी। वृद्धा बस को कह रहे थे और आंखें हेडलाइट को चांदनी रात में रास्ता ढूंढकर वह धीरे धीरे चल रही थी। अंधेरी रात में उसकी हेडलाइट कमजोर हो गई थी, रोशनी कम हो गई थी, इसलिए चांदनी का सहारा लेकर ड्राइवर उसे धीरे धीरे चला रहा था। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो एकदम किनारे पर खड़ी हो जाती, और बस का ड्राइवर साथ से गुजरने वाली गाड़ियों को कह रहा था कि बगल से निकल जाओ। वह जो गाड़ियां गुजर रही थी वह नई नवेली थी, यानी कि बिल्कुल जवान थी, नई थी, इसलिए वह उसे बेटी कहता है। लेखक बस की तरफ से कहते हैं कि उसकी तो उम्र हो गई है, तुम जवान हो, तुम निकल जाओ, मैं तो धीरे धीरे ही जाऊंगी। अब उसके बाद बस एक छोटे से पुल के ऊपर से ही गुजरी थी कि एक टायर फिस करके बैठ गया। टायर से एक प्रकार की ध्वनि निकली तो हम समझ गए कि टायर पंचर हो गया, और सफर वहीं पर रुक गया। बस की गति फिर से कम हो गई, इसलिए शायद किसी को परेशानी नहीं हुई, कोई घायल नहीं हुआ। अगर स्पीड ज़्यादा होती तो बगल में ही एक बहुत गहरा नाला बह रहा था, बस उसमें गिर सकती थी। लेखक ने कंपनी के हिस्सेदार की तरफ सम्मान के साथ देखा और सोचा कि वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी खतरा मोल रहे थे। क्या खतरा मोल रहे थे?
कि वो बस की हालत, बस के टायरों की हालत बहुत अच्छी तरह से जानते थे। उसके बाद भी वो उस बस में यात्रा कर रहे थे। तो इसलिए लेखक के मन में वो जो कंपनी के हिस्सेदार थे उनके लिए सम्मान का भाव पैदा हो गया। तो वो अपनी जान हथेली पर लेकर इस बस पर सफ़र कर रहे थे। तो ये तो हद ही हो गई। मालिक भी ऐसी खस्ता बस में सफ़र करके मरने के लिए तैयार है। या तो हैरानी की बात है। लेखक उसके बारे में कुछ श्रद्धा भाव से उसकी ओर देखते हैं और ऐसा सोचते हैं। अब लेखक हिस्सेदार के बारे में सोच रहे हैं कि ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो ऐसी खस्ता हालत में बस चलाते हैं और खुद भी उसमें सफ़र करते हैं। वे सोचते हैं कि ये तो कंपनी का मालिक नहीं बल्कि क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों को जिन्हें अपना आत्म बलिदान देने का साहस हो, कहीं का नेता होना चाहता है कि वो किसी आंदोलन का नेतृत्व कर सके। लेखक आगे कहते हैं कि लेखक अब तरह तरह के भय से घिरे हुए थे। उनको बहुत डर लग रहा था। सोचते हैं कि अगर वे सब मर जाते तो देवता बाहें फैलाए उनका इंतजार करते। लेखक उसके बारे में सोचता है और कहते हैं कि अगर यह बस यात्रा करते हुए मर गया तो फिर सब मर जाते, तो ईश्वर हमारे लिए ही बाहें पसारे बैठे हमारा इंतजार कर रहे होते। ईश्वर कहते कि कितना महान आदमी है, एक टायर बदलने के बजाय अपना प्राण दे दे, यह बहादुरी का काम है। तो यहाँ पे लेखक जो गाड़ी का मालिक है उस पे व्यंग करते हुए कहते हैं कि ऐसा आदमी कि वो एक टायर पर पैसे खर्च नहीं कर पा रहा है, लेकिन अपनी जान उसने गंवा दी। उसके बाद कंडक्टर साहब ने अपना सहयोग दिया, टायर बदला और फिर बस चल पड़ी। लेखक को जरा सा भी विश्वास नहीं हो रहा था कि वे अपनी मंजिल पर पहुंच पाएंगे। उन्होंने उम्मीद ही छोड़ दी थी। ऐसा लग रहा था कि पूरी जिंदगी हम बस में ही गुजारनी पड़ेगी और इसे मृतलोक को प्रस्थान कर चले जाना होगा। सारी जिंदगी इसी बस में गुजार जानी है, प्राण भी शायद इसी बस में निकल जाएंगे, ऐसा लग रहा था लेखक को। अब लेखक को ऐसा लगने लग गया कि इस धरती पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। आखिरी मंजिल बस यही थी, पता नहीं ये कहाँ ले जाएगी। बेचैनी मन में तरह तरह के ख्याल, तरह तरह की चिंताएं अब खत्म हो चुकी थी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अब वे नहीं बचेंगे और उन्होंने चिंता करना भी खत्म कर दिया था। अब भरोसा ही नहीं था। बस ने तो मंजिल तक पहुंचना नहीं है, अतः शोर मचाने से कुछ नहीं होगा। आराम से वे इत्मीनान से बैठ गए। जितने भी यात्री थे सब आपस में हंसी मजाक करने लग गए और लेखक के जो मित्र थे वह अब भी अपना समय हंसी मजाक के द्वारा व्यतीत करने लग गए। उनको लग गया था कि अब हमारा बचना मुश्किल है और ऐसे में चिंता करना बेकार है, इसलिए मरते मरते भी क्या करेंगे, हंसते खेलते मरेंगे। इस बस का मंजिल तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। तो बच्चों, ये यहाँ पे मैंने आप लोगों को पाठ पढ़ा दिया है। अब आपको इसके क्वेश्चन आंसर करने हैं। पाठ आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, इस पाठ का जो उद्देश्य है वो यही है कि हमें समय समय पर किसी भी चीज़ का नवीनीकरण कर देना चाहिए, समय के साथ चलना चाहिए। समय के साथ परिवर्तन आवश्यक होता है। जो समय के साथ सामंजस्य नहीं बिठा सकता वो दुनिया की रेस में पीछे रह जाता है। इसलिए हमें किसी भी चीज़ का बार बार नवीकरण करवा देना चाहिए। जैसे कोई गाड़ी भी, स्कूटी है तुम्हारी, और अगर हम उसकी बार बार सर्विसिंग नहीं करवाएंगे तो वो ख़राब हो जाएगी। तो इसीलिए इन सब चीज़ों को बार बार सर्विसिंग की ज़रूरत होती है। तो उसी तरह से हमारे पास कोई भी चीज़ हो उसका हमें नवीकरण करवा देना चाहिए। यही लेखक इस पाठ के द्वारा कहना चाहते हैं। तो चलिए, अब मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर भेजती हूँ। आप इस पाठ को अच्छी तरह से सुन लीजिएगा। धन्यवाद।